वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आइए एक बार फटाफट पहले हम एलपीपी को रिकैप करते हैं कि हमने एलपीपी में पढ़ा क्या था। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जो एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, उनका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एलपीपी, तो यू हैव टू से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ऑप्टिमाइजेशन। सर, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को ढूंढना होगा, बट अंडर द कंडीशन हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उन कंडीशंस में हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ढूंढनी होगी, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ आपको वर्ड्स बताए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सवालों में। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या कहा था मैंने? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को बताता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसी में एक दूसरा वर्ड आता है जिसका नाम है कंस्ट्रेन। सर, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो भी इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में बनती हैं या गिवन होती हैं, उन सभी को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? तो मैंने कहा था कि जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो ड्रॉ करके जो शेडिड एरिया आता है उसके बिल्कुल चारों तरफ जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल एरिया। जो फिजिबल एरिया होगा उसके बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना सब बताने के तुरंत बाद फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमें इसके बाद एनालाइज टेबल बनानी होती है, और एनालाइज टेबल में हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना? तो आज इन्हीं के ऊपर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले हमें बहुत शिद्दत से 12.1 करनी है, क्योंकि अगर 12.1 आ गई तो 12.2 में बस मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल में बदलने का तरीका सिखाऊंगा, और सॉल्व करने का प्रोसीजर यानी आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। ये देखें, सवाल में लिखा हुआ है मैक्सिमम, मैक्स लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 5x प्लस 3y। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन उन्होंने हमें बना के दे दिया पहले से ही। इसके बाद मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, और इसके बाद 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और x कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, क्वेश्चन में दो चीजें हमेशा होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कंस्ट्रेंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है, कंस्ट्रेंट भी गिवन है। अब इनको कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम एलपीपी प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना सीख रहे हैं। वैसे अगर आप मैथ्स की डिटेल में जाएं तो एलपीपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड भी है, और भी बहुत सारे मेथड है जो धीरे धीरे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और बात कहना चाहूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्कूल में ये टॉपिक कर लेते हैं वो 12.1 का होमवर्क नहीं करते, कहते आता तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार मैंने 12.1 से सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में आते हुए देखा है। तो इसे नेग्लेक्ट मत करना कि भाई ये तो आसान है, चलो 12.2 करेंगे। नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी प्रैक्टिस करो। 3 क्वेश्चन वैसे ही कट चुके हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है, तो 9 ही क्वेश्चन बचे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरा मानना यह है कि लास्ट में जो चैप्टर होते हैं ना, उनको रिवाइज की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम उसे ढंग से कर ले। इसीलिए इसको कभी रिवाइज नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आप इसे ठीक से करिएगा। अब करने का प्रोसेस समझो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और एक ये वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहला काम आपको दोनों का ग्राफ बनाना है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, और उन ग्राफ को बनाने के बाद शेडिड एरिया निकालना है। तो देखें, एक एक करके एक एक इनइक्वालिटी को मैं उतार रहा हूं। तो मैंने फॉर सम टाइम लेट कर लिया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। उम्मीद है आपको याद होगा कि हम पहले इनइक्वालिटी को हटा के वहां इक्वालिटी लगाते हैं। बस इतना करने के बाद अब हमें एक सॉल्यूशन टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है?
सॉल्यूशन टेबल। अब सॉल्यूशन टेबल में क्या करते हैं जी, सॉल्यूशन टेबल में हम पहले x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, फिर y की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो कितने पॉइंट निकालने, आप बड़ी क्लास के बच्चे हो तो जो मैं बोलूँ वही करना, ज़्यादा पॉइंट 9th-10th की तरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चों आपको x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है, सीधा आपको बाउंड्री पॉइंट मिल जाएंगे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने 0 रखा, तो तरीका बहुत सिंपल है कि जिस चीज को 0 ले रहे हो, जैसे x को 0 ले रहे हो तो इसको कवर कर लो, ऐसे कर लिया कवर, बचा कितना 5y इज इक्वल टू 15। तो 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 3 आ गया। यानी आप सॉल्यूशन ओरली निकाल सकते हो, सिर्फ ये टेक्निक अपनाओ कि जिस चीज को 0 मान रहे हो उस चीज को आप वहां पर ढक लो और सीधा सीधा दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है सर, y को 0 लेना है ना। तो अब मैंने y वाले पोर्शन को ऐसे कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो y वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। अब यहाँ बचा कितना है 3x और यहाँ बचा है 15। तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो 5 15 को 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 पंजे 15 यानी 5 आ गया। बन गई सॉल्यूशन टेबल। सेम ऐसे ही जैसे आपने पहले कंस्ट्रेन की बनाई है, ऐसे सेकंड कंस्ट्रेन को भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी 10। यहाँ पर ये इक्वल का निशान लगा देंगे, इनइक्वालिटी को हटा देंगे। इसके बाद एक सवाल को फुल फ्लैश तरीके से देखो, क्योंकि सवाल लंबे होते हैं तो हो सकता है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करके ना दिखा पाऊँ। तो ये देखिए x और y, एक बार मैंने किसको 0 लिया, x को 0 लिया, तो x वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लीजिए। बचा कितना 2y इक्वल टू 10। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आ गया 5। समझे क्लास, सेम एज इट इज। अब आपने एक बार y को 0 लेना है, अभी y को 0 लेंगे, इसे कवर कर लेंगे, बचेगा 5x बराबर 10। तो 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये मेरा 2 आ गया। तो बन गई ना, देखिए दोनों सॉल्यूशन टेबल। अब बाकी की ये जो दो इनइक्वालिटीज हैं इनको भी वैसे ही करना है कि थोड़ी देर के लिए 0 रखना है। तो यहाँ लिखा है x कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0, यानी x भी जो है इसका मतलब है कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो दोनों में इक्वल का निशान लगाओ, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। और हम अच्छे से बात जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि x बराबर 0 और y बराबर 0 का कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ये x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बस अब हमें जो सॉल्यूशंस बनाने थे वो बना लिए। बनाने के बाद हमें ग्राफ पेपर के ऊपर इसकी प्लॉटेशन करनी है। तो ग्राफ पेपर एग्जाम में गिवन होता है क्लास, और उस पे आपने इसको प्लॉट करना है। तो ये देखिए x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, एंड दिस इज ओरिजिन और अ सेंटर पॉइंट 0 0। तो यहाँ मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। याद रखना, जो बच्चा इसी टाइम पर आदत बढ़िया डालेगा एरोज लगाने की और पेंसिल से काम करने की, तो उसकी आदत एग्जाम तक पड़ी रहेगी। इसलिए बिल्कुल शिद्दत से इन क्वेश्चनों को करना जैसे तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, आपका समझ लो 2-3 क्लास का ही ये चैप्टर है। तो 1 2 3 4 5, नेगेटिव कोई पोर्शन दिया ही नहीं तो मैंने नेगेटिव नहीं लिया। अब देखो जरा क्या करना है मुझे, x पे 0 यानी मुझे x पे कोई भी बात नहीं लेनी, सीधा y पे 3 लेना है। तो y पे 3 ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। उसके बाद x पे मुझे 5 लेना है, तो x पे मैंने ये 5 पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों को मैं स्केल से मिला दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसे ये मैच कर दिया। मैच करने के बाद इसके ऊपर आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, इनइक्वालिटी नहीं लिखनी है। तो क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है। अब एक खास बात, एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली, तो ड्रॉ करने से पहले मुझे एक चीज आपको बतानी और थी। अगर कभी लेस देन
या मोर देन का साइन होता है खाली, तो उस टाइम पे आपको ब्रोकन लाइन बनानी होती है। ये मत भूलिएगा, 11th में बताया था। ब्रोकन लाइन मतलब इस तरीके की लाइन बनेगी। और अगर लेस देन इक्वल और मोर देन इक्वल का निशान है तो उस टाइम पे अनब्रोकन लाइन बनेगी। और आप देखेंगे कि जो आप सवाल करने वाले हैं ना, उसमें सब में लगभग 90% अनब्रोकन लाइन ही आने वाली है। ठीक है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब करने के बाद ये देख लेना है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग शेडिंग कहाँ पर होगी। अब जिसको 11th की शेडिंग याद होगी वो यहाँ पर बेनिफिट उठाएगा, और जिसको याद नहीं होगी वो अटकेगा। अब ये जो लाइन है, मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस एक लाइन की शेडिंग का आइडिया ले लेता हूँ कि किस साइड वो शेड होने वाला है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझिए। तो ये लाइन जो है, इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में बांट दिया, एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। लेट अस अज्यूम दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। अब इस इनक्वालिटी को उतारो। क्या इनक्वालिटी थी? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो ये मैंने उतार लिया रफ में, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। और हमें उस वाले पार्ट को पिक करना होता है जिधर 0 0 आ रहा हो। क्योंकि देखो, जेंटलमैन तरीका ये है कि लाइन ने दो पार्ट्स बनाए, तो किसी भी पार्ट में से एक पॉइंट उसमें डाल के देखो और सोचो कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तरीका तो ये है। लेकिन बेटर ये रहता है कि जो लाइन होती है वो लाइन क्या करती है, ग्राफ के दो भाग कर देती है। तो उस वाले पार्ट के पास चले जाया करो जहां पर ओरिजिन हो। तो देखो, ये सेकंड वाले पार्ट में ओरिजिन आ रहा है 0 0। तो एक्स की जगह 0 डालेंगे, वाई की जगह भी 0 डालेंगे, तो ये 0 ये 0, ये स्टेटमेंट आएगी। अब ये देखो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब है कि ये जो बीच में साइन लगा है ये सही लगा है गलत लगा है। तो देखो, ये साइन खुला हुआ है 15 की तरफ और बंद है 0 की तरफ, तो ठीक ही तो है। क्योंकि ये उस तरफ खुलता है जो नंबर बड़ा हो, तो बिल्कुल 15 बड़ा है 0 छोटा है। यानी इस पॉइंट से ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी ये लाइन के सारे सॉल्यूशन इस साइड होंगे। तो ऐसे एरो लगा लो पेंसिल से, बेशक इसे बाद में आप मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने एरो इसलिए लगा दिए कि ये इस बात का सबूत है कि ये लाइन का सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी लाइन है x पे 0, y पे 5। तो y पे 5 देखो ये वाला पॉइंट हो गया, और x पे 2 ये वाला पॉइंट हो गया। मिल गए दो पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या करा, स्केल से मिला दिया। तो ये जैसे मैंने लाइन बनाई है टेढ़ी मेढ़ी, ये इस तरीके की लाइन आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद मैं भी स्केल ले लूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन स्केल से करके दिखाऊं। और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देनी है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। लिख दिया मैंने। अब ये लाइन को देखना है, ये जो लाइन बनाई है इसने देखो ग्राफ को दो भागों में बांटा, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, यानी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट। और कौन से वाले पार्ट में से पॉइंट को लेना होता है, जिस पार्ट में ओरिजिन आ रहा हो 0 0। अब इसमें पुट करो। तो पहले इसकी इनइक्वालिटी उतार ली मैंने, ये इनइक्वालिटी थी। तो ये देखो, इस वाले पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, ये मैंने डाला, x को 0 y को 0 लेस देन इक्वल टू 10। और देखना है कि सही है या गलत है। तो देखिए, मुंह जो है वो खुला हुआ है 10 की तरफ और बंद है 0 की तरफ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़े की तरफ ओपन ही होना चाहिए। तो ये वाली लाइन का भी इस तरफ सेटिस्फेक्शन आई, तो एरो लगा लो इधर की तरफ। ठीक, और जब सारी लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद आपने शेडिड एरिया निकालना है। कॉमन शेडिड एरिया, किसी को भी शेड नहीं करना 11th की तरह, यहाँ कॉमन शेडिड एरिया निकालना आना चाहिए। तो दो लाइन थी, दोनों ड्रॉ कर दी। अब आप कहोगे सर ये जो दो इनइक्वालिटीज थी इनका यूज क्या होता है? तो इन दोनों का यूज केवल इतना है कि शेडिंग जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी, उससे बाहर नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने बोला ना x मोर देन 0, x 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा इस तरफ होता है, देखो 1 2 3 4। और y मोर देन 0 यानी y 0 से बड़ा है, वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये और ये मिलकर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इसलिए हमेशा शेडिंग किस में करनी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अंदर, अगर ये दो चीजें हमें गिवन हो। ठीक, अब कॉमन एरिया क्या हुआ? तो ये लाइन भी नीचे आने को बोल रही है, ये लाइन भी नीचे आने को बोल रही है, तो ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया दोनों में। हो गया नहीं हो गया? तो ये हिस्सा कॉमन हो गया, लेकिन शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये आपका क्या हो गया,
कॉमन शेडेड एरिया जिसको हम फिजिबल एरिया कहते हैं। सर फिजिबल एरिया मतलब, फिजिबल एरिया मतलब जहां पर हमारे सॉल्यूशन लाई करेंगे, जहां पर हमारे सॉल्यूशन होंगे, ये मेरा फिजिबल एरिया होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बन रहे हैं, ऊपर नीचे अगर ग्राफ हो गया तो उसके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ग्राफ के मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखिए ये हमने बना लिया। बनाने के बाद अब अगला स्टेप आता है, और वो स्टेप होता है कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो अब कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना बहुत जरूरी है। तो शेडिड एरिया के आसपास जहां जहां इंटरसेक्शन हो रही है वो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो एक इंटरसेक्शन तो ये हो रही, तो ओरिजिन 0 0 कॉर्नर पॉइंट, एक लाइन यहां टकरा रही है इधर, तो ये हो गई 2,0, एक यहां टकरा रही है यानी ये हो गया 0,3, और एक यहां बाउंड्री पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अब ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट कैसे निकालें सर? तो अगर ग्राफ पेपर का यूज हुआ होगा तो आप नाप के निकाल सकते हो कि ये कहां पर एक्स पे मिल रही है, कहां पर वाई पे मिल रही है। नहीं तो बहुत बढ़िया तरीका ये है कि जब भी दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सबसे सेफ तरीका वही होता है। तो देखिए मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये है मेरे पास इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन है। अब इन पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो मैंने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से इंटू कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया। तो 5 से इंटू करेंगे तो 5 पंजे 25 एक्स, और 5 दूनी 10y, 5 धाम 50। इसे इंटू करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 पंजे 10y, और 15 दूनी 30। सर क्या ये चीज आंसर का पार्ट है? नहीं, ये आंसर का पार्ट नहीं है। आप रफ में भी करके दिखा सकते हो, बट बेटर रहेगा अगर कॉपी पे करके आओगे तो। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, घटाएंगे 19x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20/19 आ गई। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू मिल गई है, तो x की वैल्यू के बाद y की वैल्यू निकालने के लिए इसे कहीं भी पुट कर दो। तो देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 था, तो मैं इसमें डाल दे रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? x की वैल्यू आई है 20/19 प्लस, इधर ब्रैकेट में 3, 5y इक्वल टू 15। तो 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 60/19, 60/19। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, 3 दूनी 6, 60/19। तो 5y इज इक्वल टू 19 एलसीएम, 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 निम 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, और 1 और 9 5, उसको जोड़ेंगे 18, और ये हो गया 285। तो 285 माइनस 60, तो 5y इज इक्वल टू आ गया 225/19, और 5 से कटेगा तो 5 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 45/19। तो y वाला पॉइंट भी आ गया और x वाला पॉइंट भी आ गया। तो ये पॉइंट हो गया x 19/20, और y 20/19 है, 20/19 है। तो ऊपर 20 लो, नीचे 19 है, और y है 45/19। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये देख रहे हो, लेफ्ट में भी कैलकुलेशन, राइट में भी कैलकुलेशन, तो ये गिच पिच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको स्क्रीन पे ही दिखाना है तो मुझे साइड में करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को इस पेपर के टाइम पर एक रफ लाइन साइड में खींचनी होती है, और उस रफ लाइन में ये सारा काम करना होता है। तो अब देखो कॉर्नर पॉइंट निकल गए। कॉर्नर पॉइंट निकलने के बाद आपको एनालाइज टेबल बनानी होती है। ऊपर हेडिंग डाल सकते हो एनालाइज टेबल की, और इस तरफ देखो ऐसे 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहले में लिखना होता है कॉर्नर पॉइंट, जो भी कॉर्नर पॉइंट आए, तो कॉर्नर पॉइंट 0 0 आया, एक 2 0 आया, एक 0 3 आया, और एक आया 20/19, 45/19। और इस तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो सवाल में गिवन है, क्या गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस 3y दिया हुआ है। तो ये देखिए मैंने लिख लिया 5x प्लस 3y,
और हमें इसे क्या ढूंढना है, मैक्स ढूंढना है। ये देखिए, यही बोला ना उसने, मैक्सिमम ढूंढना है, तो ये मैंने मैक्सिमम इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक कॉर्नर पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। तो पहले मैंने 0 0 डाला, तो x0 डालेंगे, y0 डालेंगे तो 0 आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी। 2 डालेंगे तो 5 दूना 10 आ गया, 3 डालेंगे तो 9 आ गया, क्योंकि ये 0 डलेगा तो ये 0 हो जाएगा और इधर 9 आएगा। अब ये डालेंगे, तो ये वैल्यू ध्यान से पुट करना, ये 20/19 यहाँ डालना है। तो 5 × 20/19 प्लस 3 की जगह डालेंगे 3 × 45/19। ओके, तो ये आ गया 100, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 चौक 12 और 1 13/19 एलसीएम। तो 235 अपॉन में 19 आ गया हमारा। अब हमें ये ढूंढना है कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि बड़ा कौन सा है। तो लगभग अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 19 एकम 19 और बचे कितने मेरे पास 4, तो 19 दूना 38, बचे कितने 7, तो लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं पूरा डेसिमल तक नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था कि कौन मैक्सिमम है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट मेरा मैक्सिमम है, इस पर टिक कर देना है और टिक करके वहीं पर ही छोड़ देना है। सिर्फ इतना लिख देना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा, जब x की वैल्यू 20/19 हो और y की वैल्यू 45/19 हो। तो एक बार ऊपर से नीचे तक स्टेप पे नजर डाल लो कि पहले आपने कंस्ट्रेंट को सॉल्व करके सॉल्यूशन टेबल बनाई, सॉल्यूशन टेबल बनाने के बाद उनको ड्रॉ किया, कॉमन शेडेड एरिया निकाला, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, फिर कॉर्नर पॉइंट के थ्रू एनालाइज टेबल निकाली और ये बता दिया कि कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन 4 स्टेप में होकर गुजर रहा है, पहले सॉल्यूशन टेबल, फिर ग्राफ, फिर कॉर्नर पॉइंट, फिर एनालाइज टेबल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगा के कराया कि एक कर लोगे तो बाकी अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, आइए एक सवाल और ट्राई करते हैं। ये देखिए क्लास, एक और सवाल है मेरे पास, आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, बिल्कुल उसी तरीके के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है जिसमें मैक्सिमम ढूंढना है हमें, और हमें 1 2 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। पहले आपने क्या करना है, एक एक कंस्ट्रेंट को, ये देखिए 5x प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या करा, इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वल 100। और अब आपने इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनानी है। तो सॉल्यूशन टेबल बनाना मैंने सिखा दिया आपको, तो ये मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। x0 लेंगे, y100, y0 लेंगे, x20, क्योंकि टाइम को सेव करना है। आपको पता है कि अगर x0 लेते हैं तो x को ढक लेना है और y0 लेते हैं तो y को कवर कर लेना है। अब दूसरी क्या है मेरे पास, x प्लस वाई, और इधर भी थोड़ी देर के लिए मैंने इक्वल का निशान ले लिया 60 करने के बाद। और अब यहाँ भी आपने वही करना है, x और y की वैल्यूज को रखना है। तो x और y, x0 लेंगे, y60, y0 लेंगे, x60। ओके, और इन दोनों का आपको पता ही है कि कोई ग्राफ नहीं बनता, बिकॉज ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। बस इतना करने के बाद आपने इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माय x एक्सिस। क्योंकि नेगेटिव पोर्शन कोई भी नहीं लेना तो इसलिए मैंने ये स्मॉल पार्ट में बनाए हैं। ये मेरा x नेगेटिव हो गया, दिस इज y डैश एंड दिस इज y। अब आप देखो ये जो डेटा है वो 100 और 20s है, तो हमें गैप उसी के अकॉर्डिंग लेना है। ओरिजिन पॉइंट 0 0, तो मैं 20 20 का गैप ले रहा हूँ, 20 40 60 80 100। सेम एज इट इज इधर भी 20 40 60 80 100। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब ये देखिए कि x पे क्या लेना है, 0, यानी कुछ नहीं लेना, y पे 100 जाना है। तो y पे 100 ये वाला पॉइंट हो गया, और x पे 20 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को इस तरीके से आपने लेट कर लिया।
और अब स्केल की मदद से क्लास इसे हमें मिलाना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसे मैच कर दिया और दोनों तरफ एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने एरो लगा दी। इसके बाद इसके ऊपर इक्वेशन लिखना है, इनइक्वालिटी नहीं लिखना। तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो मैंने लिख दिया 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। अनब्रोकन लाइन जाएगी क्योंकि आपने देखा हो तो ऊपर लेस देन और इक्वल का निशान है, इसलिए ब्रोकन लाइन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, लाइन अगर गलत हो गई तो वही आंसर गलत हो गया आपका। x पे 0 लेना है, y पे 60, तो y पे 60 ये वाला पोर्शन हो गया, x पे 60 ये वाला पोर्शन हो गया, है ना, 2 पॉइंट। और अब इन दोनों पॉइंटों को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये देखिए, ये मैंने मिला दिए। मिलाने के बाद एरो लगा दी और ये मेरी जो बन गई वो है x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ग्राफ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। वैसे तरीका बढ़िया ये है कि एक बनाओ, एक का शेडेड सोचो, दूसरा बनाओ, दूसरे का शेडेड सोचो। अब ये जो लाइन है 5x प्लस वाई, पहले मैं इस लाइन का शेडिंग सोच रहा हूं। तो ये जो लाइन है ये, इसने क्या करा, 2 पार्ट बना दिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। किस पार्ट को पिक करना है, जिधर ओरिजिन आ रहा हो, तो यानी फर्स्ट पार्ट 0 0 को इस इनइक्वालिटी में डाल देना है। जरा डालो इनइक्वालिटी में 0 0। सर 0 ये भी हो जाएगा, 0 ये भी हो जाएगा, यानी बस 0 लगाओ और लेस देन इक्वल टू 100। चेक करो ट्रू या फॉल्स। सर साफ दिखाई दे रहा है कि 100 बड़ा है और 100 की तरफ ये ओपन है, तो ये ट्रू है। तो यानी इस लाइन की शेडिंग इस तरफ होगी। तो एक एरो मैंने लगा लिया जिससे मुझे इंडिकेशन रहे कि मुझे इस तरफ इसकी शेडिंग को लेके जाना है। ठीक है, अब ये जो लाइन आपने बनाई है इसकी शेडिंग देखनी है। तो आप देखेंगे इस लाइन के भी 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। तो उस पार्ट को पिक करो जिसमें ओरिजिन आ रहा है, इस वाले में ओरिजिन आ रहा है 0 0, तो ये ओरिजिन मैंने उसमें डाल दिया इस तरफ। तो x भी 0, y भी 0। चेक करो कि ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर 60 बड़ा है, 60 की तरफ साइन ओपन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग भी वो कह रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ ही शेड करो। तो कॉमन एरिया क्या होगा, तो भाई ये भी इधर आने को बोल रहा है, ये भी इधर आने को बोल रहा है, तो ये हिस्सा कॉमन हुआ ना, तो ये आपका हिस्सा कॉमन हो गया। लेकिन मैंने आपसे समझाई थी ये बात आपको कि अगर ये 2 चीजें गिवन होंगी तो शेडिंग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो कॉमन तो ये सारा है, बट शेडिंग कहाँ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर ली, शेडिंग कर ली शेडिंग। ये मेरा फिजिबल एरिया हो गया। अब जब फिजिबल एरिया मिल गया तो फिर मुझे कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं। अभी कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं बताया मैंने कि जो आपका फिजिबल एरिया होगा उसके आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो सब कॉर्नर पॉइंट होंगे। तो देखो ये एक 0 0 कॉर्नर पॉइंट हो गया। सेम एज इट इज ये 20,0 ये भी एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। सेम एज इट इज ये देखो यहाँ भी टकराव हो रहा है 60 पर, यानी 0,60 ये भी एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। और एक देखो लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, और ये पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन निकाल कर। तो वह मैं ऊपर करके दिखाता हूं जिससे मेरा क्वेश्चन नीट एंड क्लीन रहे। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। मैंने साइन को चेंज किया तो ये देखो y y कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 40। कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई मेरी 10, x 10 मिल गया। अब x की वैल्यू को पुट करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x 10 है, y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 10, यानी y इक्वल टू 50 आ गया। तो x 10 है और y 50 है। वैसे कुछ कुछ आइडिया लग ही रहा है, अगर ग्राफ पेपर होता तो आप समझ जाते, सेंटर में 10 है, इधर सेंटर में 50 ही है। तो ये 10,50 जो है ये मेरा चौथा कॉर्नर पॉइंट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होने के बाद आपके कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। फिर आपने लास्ट में एनालाइज टेबल बनानी है। अब एनालाइज टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखिए पहले कॉलम में लिखते हैं
कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। दूसरे में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अभी देखते हैं ऊपर चल के कि क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमा है या मिनिमा वो लिखते हैं। तो देखिए जरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था मेरा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 50x प्लस 15y और मैक्सिमम है तो 50x प्लस 15y। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 50x प्लस 15y, और एम है हमारा मैक्सिमम को ढूंढना। अब बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें डालेंगे। तो पहले मैंने 0 0 लिया, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये तो 0 आ गया। फिर इसके बाद हम लोगों को 20,0, तो 20,0 रखेंगे, तो यहाँ 20 डालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000। थोड़ा ओरल कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये 0 हो जाएगा पूरे का पूरा। इसके बाद 0,60 डालेंगे, तो x की जगह डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, और 60 इधर डालेंगे तो 0, और 15 6 90, ये 900 आ गया मेरा। और अगला है 10,50, इसको डालेंगे, तो x की जगह अगर हम 10 डालें तो ये तो 500 हो गया, प्लस 50 डालेंगे इधर, तो 15 पंजे 75, 750, तो ये 1250 हो गया। तो अब फाइनली आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव में डालकर इसे इवेलुएट कर लिया। अब एम क्या है, मैक्सिमम ढूंढना, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1250 मैक्सिमम है, इस पे टिक कर दीजिए और आंसर हो गया। सर कोई स्टेटमेंट नहीं डालनी, स्टेटमेंट डालनी होती है लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सवालों में। मान लीजिए जैसे कल टेबल और चेयर का क्वेश्चन था और ये वही होता, तो मैं एंड में डाल देता कि राम शुड बी मैन्युफैक्चर 10 टेबल एंड 50 चेयर, तो उसे 10 टेबल बनानी चाहिए, 5 चेयर बनानी चाहिए। बट जो 12.1 है उसमें कोई स्टेटमेंट टाइप की बात नहीं हो रही है, तो आपको टिक करके छोड़ देना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं और क्वेश्चंस कराऊं, क्लास को और लेंदी करूं, बट मेरा मानना है कि खामा हम उस चीज को क्यों इतना लेंदी करें, जब मैंने अपना कंटेंट आपको क्लियर कर दिया है और आपको समझा दिया कि कैसे कैसे करना है। तो मैं अब क्लास को यहीं पर रोकना चाहता हूं कि आप लोगों को देखने में भी दिक्कत ना हो, और कम समय में ही आपको पूरा कंटेंट मिल गया है। तो आपका होमवर्क है आज 12.1 पूरी। आप लोग जब 12.1 पूरी करके मुझे डाउट बताओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास वो डाउट आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।